इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी 8 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। यह दिन रेडियोलॉजी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सन 1895 इसी दिन को जर्मनी की वुर्जबर्ग यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने एक्स-रे की खोज की थी। इसी के माध्यम से बड़ी बीमारी का पता आसानी से लगाया जा सकता है। बदलते समय में रेडियोलॉजी किसी संजीवनी से कम नहीं है। पहले जब रेडियोलॉजी की खोज नहीं हुई थी, तब डॉक्टरों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। रेडियोलॉजी की जब शुरुआत हुई, तब इससे रेडियोग्राफर व खुद मरीज को भी काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता था। लेकिन आधुनिक क्रांति ने चिकित्सा को काफ़ी आसान बना दिया है। इसी वजह से मरीज की सही बीमारी का पता आसानी से लगने लगा है। विश्व रेडियोलॉजी दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था। इसी विषय पर देखिए लोकनाथ की रेडियोलॉजिस्ट से खास चर्चा। नमस्कार, मैं सुरेंद्र श्रीवास्तव लोकनाथ से। आज हमारे बीच मौजूद हैं रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर वैभव खरे और डॉक्टर सुनील। हम जानते हैं रेडियोलॉजी क्या है डॉक्टर वैभव खरे जी से। रेडियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसकी शुरुआत तो बहुत पुरानी है और इसीलिए 8 नवंबर को ये दिन इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन एक्सरे की शुरुआत हुई थी, एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी। डब्ल्यू के रॉन्टजन ने 1895 में एक्सरे की डिस्कवरी की थी अचानक से। सेरेंडिपिटी बोलते हैं उसे। इसका मतलब ये कि वो कुछ और खोजना चाहते थे और उनको एक्सरे मिल गया था। और एक्सरे की शुरुआत उन्होंने पहला एक्सरे जो निकाला था वो अपनी ही वाइफ का हैंड का एक्सरे निकाला था। बहुत ही फेमस एक्सरे है। अगर गूगल पे आप उसको देखेंगे तो एक वेडिंग रिंग के साथ आपको एक्सरे, जो पहला एक्सरे है दुनिया का, वो आपको मिलेगा। और उसी डिस्कवरी को रिकॉग्नाइज करते हुए इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर, ये रेडियोलॉजी जब नहीं थी जी उसके पहले इलाज करने में और अब इलाज करने में क्या अंतर है? नमस्कार। देखिए, रेडियोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें किसी भी पेशेंट के इलाज से पहले उसकी क्या बीमारी है डायग्नोस करने में वो मदद करता है। डायग्नोसिस का दो तरीका होता है, या तो हम कोई इमेजिंग सीक्वेंस ले या तो उसके हम ब्लड का टेस्ट कराएं। जो ब्लड का टेस्ट होता है वो पैथोलॉजी होता है, और बाकी इमेजिंग का जो टेस्ट होता है वो रेडियोलॉजी होता है, जिसके अंदर आपके एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, फिर कुछ दवा पिला के करते हैं जिसको हम लोग बेरियम स्टडी, कॉन्ट्रास्ट स्टडी बोलते हैं। जब ये सब नहीं था, अभी किसी को खांसी हो रही है, अब ये पता नहीं वो खांसी किस कारण है। खांसी कोई वायरल इन्फेक्शन के कारण है, कोई टीबी है, कोई कैंसर है, हमें नहीं पता है। पर अगर आप उसका एक एक्सरे निकालते हैं तो जो रेडियोलॉजिस्ट है जो उस एक्सरे को पढ़ता है उसको रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। उस एक्सरे को देख के ये वो कम से कम 99% ये कम से कम ग्रॉसली बता सकता है कि ये कैंसर के कारण खांसी है, कि ये टीबी के कारण खांसी है, कि नॉर्मल निमोनिया के कारण खांसी से। क्योंकि कैंसर का इलाज बिल्कुल अलग है, टीबी का इलाज बिल्कुल ही अलग है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो इससे ये फ़ायदा है। तो इमेजिंग एक ऐसा मोडालिटी है जिसके कारण डायग्नोसिस में 99% हमें पहले ही पता चल जाता है। हाँ, लेकिन इमेजिंग एक एक्सरे ही नहीं है अलोन, उसका हम सीटी स्कैन भी करा सकते हैं, एमआरआई भी करा सकते हैं। तब जाके जब सारी इमेजिंग मोडालिटी एक साथ मिलती है, तब जाके किसी पेशेंट का एक डायग्नोसिस बनने में आसानी होता है। थैंक यू। डॉक्टर, थोड़ा आप अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर वैभव भूमि डायग्नोस्टिक्स का डायरेक्टर हूं और साथ ही एक एनजीओ चलाता हूं जिसे भारत उदय मिशन चिकित्सा सेवा समिति कहते हैं। तो हम लोग काफ़ी हेल्थ कैंप्स वगैरह भी लगाते हैं और 10 साल से लगभग हम इसको रन कर रहे हैं। मैं खुद उसका सेक्रेटरी भी हूं। और इमेजिंग या रेडियोलॉजी में जो मेरा इंटरेस्ट था वो काफ़ी पुराना है। एमबीबीएस के बाद से ही मुझे इंटरेस्ट था रेडियोलॉजी में जाने का और वो मेरा ड्रीम पूरा हुआ। तो इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे से जो मेरे इंस्पिरेशंस हैं, जो मैंने सीखा है, वो ये है कि डब्ल्यू के रॉन्टजन जी ने जब एक्सरे की डिस्कवरी की थी तो उनसे बहुत सारे लोगों ने बोला आप इसको पेटेंट करवा लीजिए, बट उन्होंने इसको पेटेंट नहीं करवाया। आज आप देखेंगे कि ये जर्मनी की डिस्कवरी गांव-गांव में, अफ्रीका में, इंडिया में जगह जगह पहुंच चुकी है। छोटे छोटे शहर में भी आप देखेंगे एक्सरे सेंटर ज़रूर होगा। वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि डब्ल्यू के रॉन्टजन ने 127 साल पहले पेटेंट करने से मना कर दिया था इस डिस्कवरी को। उन्होंने बोला नहीं, मैं इसको पेटेंट नहीं करूँगा, मैं इसको फ्री रखूँगा लोगों के लिए।
और वही कारण है कि आज ये एक्सरे आपको 250-300 रुपये में गांव-गांव में हो जा रहा है। अगर ये पेटेंटेड होता तो ये 1200-2500 इतना महंगा होता, और अगर एक्सरे महंगा होता तो सीटी उससे भी ज़्यादा महंगा होता। तो इसी धारणा को रखते हुए जो हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं, मेरा जो मिशन है वो रूरल हेल्थ की तरफ है। मेरे क्वालिफ़िकेशंस और इस सब के बावजूद भी मैंने ये चीज़ सेलेक्ट की है या चूज़ की है कि मैं बड़े शहर को फोकस ना करके पेरिफेरीज को और जो छोटे शहर हैं उनको फोकस करूँगा। डॉक्टर, थोड़ा आप भी अपने बारे में बताएं कि कहाँ से आपने अपनी शिक्षा ली है, कहाँ से आपने वो किया जी, है? मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है। मैंने MBBS आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, जिसको हम लोग FMC पुणे बोलते हैं, वहाँ से मैंने MBBS किया है सन 2006 में। और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है रेडियोलॉजी से किया है। अपने एक आर्मी हॉस्पिटल है जिसका नाम है कमांड हॉस्पिटल, जो कि चंडी मंदिर चंडीगढ़ के जस्ट पास है। वहाँ से मैंने अपनी PG कंप्लीट की है। PG मतलब DNB, PG दो तरह का होता है, एक हम लोग नॉर्मल जो MD बोलते हैं और DNB बोलते हैं। मैंने DNB किया है, डिप्लोमेट इन नेशनल बोर्ड, और वहाँ से मैंने पढ़ाई की है। और एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल आई वॉज रिटायर्ड इन ईयर 2021, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग। मैं सिविल में एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर में काम कर रहा हूँ, कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर में। अभी मैं फ़िलहाल साई श्रद्धा में काम कर रहा था। धन्यवाद। डॉक्टर, हम ये जानना चाहेंगे एक्सरा, CT और MRI, इसमें क्या अंतर है? देखिए, एक्सरे तो बहुत ही बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन जिसको बोला जाए। उसमें सॉफ्ट टिश्यू और जो हड्डियां हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ का बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। प्लस वो 2D एक इमेजिंग है, 3D इमेजिंग नहीं है। तो जब हम CT स्कैन की बारे में बात करते हैं तो CT स्कैन में 3D रिकन्स्ट्रक्शन होता है, सॉफ्ट टिश्यू के बारे में पता चलता है। और जब हम उसमें कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो वो कॉन्ट्रास्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो कैंसर और नॉन कैंसर वगैरह के बारे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वहीं अगर हम MRI की बात करते हैं तो MRI एक बिल्कुल ही डिफरेंट मोडालिटी है। वो जो है रेडिएशंस पे बेस्ड नहीं है, जैसे अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड रेडिएशंस पे बेस्ड नहीं है। ध्वनि जो है अल्ट्रासाउंड है तो उसमें कोई हार्मफुल रेडिएशंस नहीं होती हैं। ऐसे ही MRI जो होती है उसमें हार्मफुल रेडिएशंस नहीं होती हैं। वो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक रेजोनेंस पे बेस्ड होता है, तो उससे हार्मफुल रेडिएशन नहीं होती। लेकिन वो टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। इंडिया में, हिंदुस्तान में मशीनें बनती नहीं हैं, बाहर से आती हैं, बड़ी महंगी हो जाती हैं। तो क्योंकि पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है इसलिए, तो इसीलिए वो काफ़ी महंगी है। अदरवाइज़ आप देखें कि MRI की ज़रूरत अगर हम देखें तो आज की डेट पे हर डिस्ट्रिक्ट में MRI की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि मशीन इतनी महंगी है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। मिनिमम 3.5 CR 3 CR की मशीन आती है। तो ये एक डिफरेंस है। एक्सरे में देखिए 250 रुपये में 10 लाख रुपए में एक्सरे की मशीन लग जाती है। वहीं CT और MRI काफ़ी कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन होते हैं, और यही एक रीज़न है कि रेडियोलॉजी की सीटें कम हैं, रेडियोलॉजिस्ट कम हैं, और जगह जगह तक नहीं पहुंच पाई है टेक्नोलॉजी। एक्सरे तो पहुंच गया है, लेकिन CT और MRI को अभी बहुत टाइम है पहुंचने में। डॉक्टर, ये रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये किस तरह की बीमारी पहले देखते हैं? इनको पेशेंट इनके पास क्यों जाए? जी, मतलब अपने जैसे कोई बीमारी अगर होती है, जैसे मुझे मान लो सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, तो मुझे पता है कि मुझे फिजिशियन के पास जाना है। रेडियोलॉजिस्ट के पास कौन सा पेशेंट जाए, या मतलब कैसे सजेस्ट करेंगे आप कि किस टाइप का पेशेंट आपके पास है? देखिए, एक्चुअली रेडियोलॉजी जो है, अगर हम MBBS करने के बाद, MBBS में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, स्किन भी पढ़ते हैं, मेडिसिन भी पढ़ते हैं, सर्जरी भी पढ़ते हैं, ENT भी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं, सब चीज़ इतना कुछ पढ़ते हैं कि पूरा वास्ट नॉलेज जो होता है हर एक सब्जेक्ट का नहीं हो पाता है। तो MBBS करने के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, जिसको PG बोलते हैं, या हम DNB करते हैं। उसमें हम एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। हम चाहते हैं ENT स्पेशलिस्ट बनना, हम चाहते हैं आई स्पेशलिस्ट बनना, हम चाहते हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट बनना। तो उस तरह से हम डॉक्टर वैभव हमने चूज़ किया अपना सब्जेक्ट रेडियोलॉजी। अब रेडियोलॉजी क्या है, ये किसका ब्रांच है? एक्चुअली ये एक मेडिसिन का ही एक ब्रांच है। इसको मेडिसिन का एलाइड सब्जेक्ट बोला जाता है। अब रेडियोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जो होते हैं, जो कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो उनको रेफ़र करते हैं। जैसे अगर मान ले कोई बच्चा है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे मान ले उसको झटका आ रहा है, जिसको हम लोग सीजर बोलते हैं, कॉमन भाषा में झटका बोलते हैं। तो वो पेशेंट, उसकी माँ जो है बच्चे को लेके किसी भी
पीडियाट्रिशियन के पास जाएगी तो पीडियाट्रिशियन को अगर डाउट होगा कि नहीं इसको जो झटका आ रहा है शायद हो सकता है कि ब्रेन के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो, उसको रूल आउट करना चाहेगा, तो उसके लिए वो रेडियोलॉजिस्ट के पास इमेजिंग के लिए भेजता है कि आप इसका सीटी स्कैन या एमआरआई करके बताइए कि ब्रेन के अंदर तो कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं होगा तो इसका नॉर्मल मेडिसिन से हम इलाज करेंगे, अगर कुछ ब्रेन के अंदर होगा तो उसका इलाज पैटर्न बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इसलिए मान ले कोई पेशेंट सर्जन के पास गया, उसको हड्डी का मतलब पैर में चोट लगी है, अब सर्जन को डाउट होता है, अब देख के तो कोई बता नहीं सकता कि फ्रैक्चर है कि नहीं है, आप तो एक रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजता है कि आप जाइए कि एक्सरे करा लीजिए। तो एक्सरे करा लेता है तो एक्सरे से थोड़ा आइडिया हो जाता है कि फ्रैक्चर है, तो किस तरह का फ्रैक्चर है, क्या वो फ्रैक्चर कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब कि बहुत तरीके से टूटा हुआ है दो जगह से, क्योंकि फिर उसका क्या होता है ऑपरेशन से इलाज होता है, या मिनिमली डिस्प्लेस फ्रैक्चर, हल्का सा फ्रैक्चर है। तो ये डायग्नोसिस एक सर्जन को, एक पीडियाट्रिशियन को कौन दे रहा है, ये दे रहा है एक इमेज। तो जो इमेज को जो स्टडी करता है वो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। तो हमारे बिना क्या है कि इमेजिंग मोडालिटी में जो कंसर्न्ड स्पेसिस जो ट्रीट करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा उनको काफ़ी हेल्प होता है। अगर कोई पेशेंट का डायग्नोसिस अगर बन जाता है इमेजिंग मोडालिटी से, तो आप सोचिए उस पेशेंट को कितना बेनिफिट होगा, प्लस वो डॉक्टर भी कितना हैप्पी होगा जो उसका इलाज करेगा। हाँ मैं, और क्लिनिकल चीज़ भी होती है, वो पहले ही से सोचते हैं मुझे ये डाउट हो रहा है, अब उस डाउट को रूल आउट कराने के लिए इमेजिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया खांसी है, वो खांसी के 1000 कारण, अभी कोविड स्टार्ट हुआ उसके बहुत सारे कारण थे। अभी क्या था कि जो पेशेंट खांसता था लोगों को लगता था इसको कोविड है, अब आप सीटी कराते थे तो मालूम चलता नहीं नहीं इसको तो टीबी भी है, पूरा फैला हुआ है, नहीं नहीं इसको तो कैंसर भी है, इसके गले में तो ट्यूमर भी है। आप सोचिए एक इमेजिंग मोडालिटी से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। अगर आपको कोई बीमारी आपको बता दे कि आपको ये बीमारी है तो इसका इलाज होना आसान है, पर कोई ये बताए कि नहीं मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, तो इमेजिंग हेल्प करती है आपको एक कंक्लूसिव नहीं बोलूँगा, एक प्रोविजनल डायग्नोसिस देने में आपको वो हेल्प करती है। इसीलिए मेरे हिसाब से रेडियोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, और ये एक मेडिसिन का ही एक एलाइड सब्जेक्ट है। तो रेडियोलॉजी एक मेडिसिन का ही एक ब्रांच है, एक साइड ब्रांच है। थैंक यू। डॉक्टर, किस टाइप के पेशेंट को आप जानने की सलाह दोगे कि वो रेडियोलॉजिस्ट के पास जाए? देखिए जनरली जो रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी है वो इस तरीके से देखे जाते हैं कि दूसरे फिजिशियंस या गायनेकोलॉजिस्ट या दूसरे ब्रांचेस वाले जो फिजिशियंस होते हैं वो अपने पेशेंट्स को रेफ़र करते हैं जब उन्हें ये ज़रूरत महसूस होती है कि इसकी इमेजिंग करानी चाहिए या इसकी इमेजिंग कौन सी वाली करानी चाहिए, ये वो भेजते हैं। इसमें बहुत सारे एमबीबीएस भी होते हैं, कई बार उनको खुद नहीं पता होता है कि इमेजिंग कौन सी, वो ये तो पता होता है इमेजिंग करानी चाहिए लेकिन कौन सी करानी चाहिए, जैसे अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए या सीटी कराना चाहिए, कौन सी इसमें बेटर होगी। तो एक रेडियोलॉजिस्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है कि इन्वेस्टिगेशन कौन सी इसमें बेहतर होगी। कई बार अल्ट्रासाउंड जो है वो ट्रांस एब्डोमिनल यानी ऊपर से जो करते हैं वो बेहतर होता है, कई बार जो ट्रांस वजाइनल किया जाता है या दूसरे तरीक़ों से किया जाता है वो बेहतर होता है, और ये चीज़ एक रेडियोलॉजिस्ट को ही ज़्यादा पता होती है। सेकेंडली हमारे कंट्री में नहीं लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारे जगह स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें डायरेक्ट पेशेंट्स को स्क्रीन किया जाता है मशीन पे, और उसमें ये चेक किया जाता है कि इसमें कोई बीमारी है या नहीं। तो वो किसी रेफरल से नहीं आते हैं, वो किसी और फिजिशियन से नहीं आते हैं, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स जो चलते हैं उसमें बल्क में स्क्रीन, जैसे स्कूल में स्क्रीनिंग होती है आँखों के लिए, उस तरीके से स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें पेशेंट्स या नॉर्मल जो लोग हैं उनका ये देखा जाता है कि इनमें अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, ऊपर से तो देखने में सब अच्छा है लेकिन हो सकता है अंदर कुछ निकले। तो अगर ऐसा होता है तो हमें बीमारी आने से पहले ही ये पता लग जाती है कि ये बीमारी आने वाली है या इसकी शुरुआत हो चुकी है, उसके सिम्टम्स आने से पहले हम एक इमेजिंग जो है वो उसको पकड़ सकती है। फिजिशियन के पास तो जो पेशेंट है वो बाद में जाएगा जब उसको सिम्टम्स आने चालू होंगे, लेकिन अगर स्क्रीन कर लिया जाता है उसको, जैसे पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी में होता है कि हम पहले ही स्क्रीन कर सकते हैं, ये फैसिलिटीज़ हर ब्रांच के पास नहीं है कि आप पेशेंट को स्क्रीन कर सकते हैं कि इसमें ऐसी कोई डिजीज़ है तो नहीं, डेवलप तो नहीं होने वाली है। तो डॉक्टर, आप ये कहना चाहेंगे कि हमें एक निश्चित समय पर अपनी स्क्रीनिंग कराना चाहिए, चाहे वो एक्सरे के थ्रू हो, चाहे एमआरआई के थ्रू हो, चाहे सीटी के थ्रू या चाहे अल्ट्रासाउंड के थ्रू, क्या आप ये कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ऑलरेडी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो डेवलप किए हुए हैं और रिकमेंड भी किए हुए हैं, लेकिन क्या है कि हमारे गवर्नमेंट के पास फंड्स की थोड़ी कमी रहती है, इस वजह से उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है।
बट अगर आप देखें तो सीए सर्विस के लिए जैसे पैप स्मीयर लिया जाता है, तो गवर्नमेंट बोलती है पैप स्मीयर आप लो। जिन लेडीज़ को के फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर के अगर रहते हैं तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप हर 2 साल में अल्ट्रासाउंड एक करा के देखें। ठीक है, उसके लिए आपको किसी फिजिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है अपने आप इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो फैमिली में रन करती हैं, उसके लिए बोला जाता है कि आप इमेजिंग करा के देख सकते हैं और स्क्रीन करते रहना चाहिए। कुछ कैंसर होते हैं अगर वो फैमिली में होते हैं तो उनके लिए बोला जाता है, जैसे कोलोनोस्कोपी के लिए बोलते हैं कि स्कोपी हर 2 साल में 3 साल में होनी चाहिए। ऐसे ही इमेजिंग के लिए भी है और कुछ फिक्स क्राइटेरियाज हैं, बट इतनी जानकारी लोगों के पास नहीं होती है। सर, लोकनाथ के माध्यम से आप पेशेंट कहो या पब्लिक कहो या हमारे व्यूअर कहो, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए रेडियोलॉजिस्ट? जी, मैं आप सब लोग को यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी कोरोना इतनी बड़ी महामारी आई और जैसे हम सब ने उससे लड़ा, और कैसे लड़े, आपस में थोड़ा सा डिस्टेंस बना के, गैप बना के, ये बना के। इसी तरह बीमारियां भी होती है। अगर आपको पता है कि वो बंदा खांस रहा है, ये कर रहा है, आप उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रहिए। अगर आपको पता है कि ये थोड़ा रिस्की गेम है, इससे करेंगे तो हमको इंजरी हो सकती है, आप उससे थोड़ा बच के रहिए। मैं तो यही कहूँगा, अगर आप में सचेतता है, किसी चीज़ को जानकारी है, उसके लिए आप हमेशा अपने आप को बचाइए। और जैसे डॉक्टर वैभव ने बोला कि जैसे स्क्रीनिंग होती है, अगर आपके फैमिली में आपको लगता है कि नहीं मेरी मदर को अर्ली एज में ही कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर, तो आप स्क्रीनिंग कराइए। उसके लिए स्क्रीनिंग के लिए एज होता है 25 या 30 ईयर्स में, आप स्क्रीनिंग करा के देख सकते हैं। मैमोग्राफी होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, घर में जैसे कैंसर का है। तो मैं तो यही बोलूँगा, और बचाव ही किसी भी बीमारी का इलाज है, मैं अभी भी यही कहना चाहूँगा। लेकिन अगर घर में कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम चली आ रही है, उसका एकमात्र इलाज है अभी स्क्रीनिंग करके, अगर कंफर्म होता है कि नहीं मुझे लगता है बीमारी पनप रही है, डॉक्टर के पास जाएं, विजिट करें। अगर आपको कोई भी चीज़ 2-3 दिन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, हमेशा डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें। हर एक खांसी जो होती है नॉर्मल नहीं हो सकती, वायरल नहीं हो सकती है। अमिताभ बच्चन भी अपने एडवर्टीजमेंट में ही बोलते हैं, कोई भी खांसी 10 दिन से ऊपर हो तो कृपया टीबी की जांच कराएं। धन्यवाद। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप फॉलो कर सकते हैं।